हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, आज हम कावेरी रिवर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कावेरी रिवर के ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। हम मैप में देखिए, वेस्टर्न घाट में, यहाँ पर वेस्टर्न घाट में जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ से कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है। उसके बाद में कावेरी रिवर कर्नाटका स्टेट से बहती हुई तमिलनाडु में आकर के बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को गिराती है। जो कावेरी रिवर है कर्नाटका और तमिलनाडु से बहती है, लेकिन अपना जो रिवर बेसिन है वो 3 स्टेट और 1 यूटी में बनाती है। 3 स्टेट में शामिल है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और 1 यूटी शामिल है जिसका नाम है पुदुचेरी। ये 4 में मिलकर के अपना रिवर बेसिन बनाती है। अगर हम बात करें किसी भी जो रिवर जब बहती है उस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो मान लो जो रिवर है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो आपको अपने आप को यहाँ मानना है, यहाँ खड़े होकर आपको मानना है कि आपका जो लेफ्ट होगा वो रिवर का लेफ्ट होगा और आपका जो राइट होगा वो रिवर का राइट होगा। सेम इसी तरीके से मान लो कोई रिवर इस तरीके से बह रही है, तो आपका जो लेफ्ट होगा वो रिवर का लेफ्ट होगा और आपका जो राइट होगा वो रिवर का राइट होगा। मतलब इस तरीके से लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को आपको याद करना है कि किस तरीके से कौन सी रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ पर आप मेजर जो प्लेसेज हैं जो कावेरी रिवर के ऊपर सिचुएटेड हैं उनके नाम भी आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में अब मैप बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनका लेवल बदल चुका है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ना सिर्फ रिवर के बारे में पूछा जाएगा बल्कि जो मेजर जो प्लेसेज हैं उनके बारे में पूछ लेंगे कि कौन कौन से जो प्लेसेज हैं वो कावेरी रिवर के ऊपर सिचुएटेड हैं, या ईस्ट टू वेस्ट उनको सिचुएटेड करवा लेंगे या फिर वेस्ट टू ईस्ट उनको सिचुएटेड करवा लेंगे। तो हसन कृष्णा सागर डैम यहाँ पर मैसूर देखो है, थोड़ा सा नीचे सिचुएटेड है हल्का सा। इसके बाद में मैतूर रिजर्वियर है, इरोड है, यहाँ पर तंजूर है। आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि जो मदुरई है वो थोड़ा सा नीचे सिचुएटेड है कावेरी रिवर से। बेंगलोर की अगर हम बात करें कर्नाटका में, तो यहाँ पर बेंगलोर है और जो बेंगलोर है वो थोड़ा सा ऊपर सिचुएटेड है। मतलब कौन कौन से जो सिटी हैं, कौन कौन से जो प्लेसेज है वो किसी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई, वो भी यहाँ पर बिल्कुल तटीय इलाके में सिचुएटेड है। ओके, तो ये हमने कावेरी रिवर के बारे में मेजर प्लेसेज के बारे में देखा। अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जिसका नाम है हारंगी, हेमावती, सिमसा या फिर अर्कावती। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, HHAS के नाम से याद कर सकते हो, HHAS या फिर हस के नाम से इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लक्ष्मण तीर्था, कबानी, सुवर्णवती, भवानी, नोयली एंड अमरावती। ये हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। वैसे तो देखो इनको बार बार आप रीड करोगे तो आपको याद रहने लग जाएंगी, लेकिन अगर आपके पास में इसकी कोई ट्रिक है तो आप नीचे शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब कावेरी रिवर न्यूज़ में है, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले क्या कारण है, कर्नाटका और तमिलनाडु में हमेशा वाटर शेयरिंग को लेकर के प्रॉब्लम रहती है, इसलिए भी कावेरी रिवर हमेशा न्यूज़ में रहती है। दूसरा क्या है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो कावेरी डेल्टा रीजन है तमिलनाडु में उसको प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन डिक्लेयर कर दिया है। अब ये प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन में क्या होगा, देखो तमिलनाडु में जो कावेरी डेल्टा रीजन है वो राइस बाउल है। यहाँ पर 28 लाख एकड़ जमीन में 33 लाख टन ग्रेन्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है। अब ये प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, मतलब यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री लगेगी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लगेगी, ये यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। अब यूपीएससी आपको यहीं पर उलझाएगी, यूपीएससी क्वेश्चन दे देगी कि नहीं, यूपीएससी क्वेश्चन क्या दे देगी कि ओनली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वुड बी गिवन परमिशन टू बी बिल्ड। मतलब ये प्रोटेक्टेड स्पेशल एरिया डिक्लेयर किया गया ना, यहाँ पर सिर्फ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ही डिक्लेयर किया जाएंगी, यहाँ पर सिर्फ ये ही इंडस्ट्री वेल डेवलप्ड होंगी। अब हम यूपीएससी का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि ओनली, ऐसे वर्ड जब भी स्टेटमेंट में आते हैं हम मानते हैं कि ये तो गलत है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट हो गया। तो हमेशा अगर ओनली स्टेटमेंट में आ रहा है तो वो गलत नहीं होगा, वो सही भी होता है।
इससे के लिए आपको क्या करना है, सारी जो भी न्यूज़ है उसके बारे में सारी अवेयरनेस आपको क्रिएट होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है कावेरी डेल्टा रीजन को तमिलनाडु में प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, इसमें ओनली एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री हैं वो ही बनेंगी, वो ही डेवलप्ड होंगी। ओके, तो ये हमने कावेरी के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको देखा। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज है, यहाँ देखिए एक स्टडी हुई है और एक स्टडी में ये सामने आया है कि कोविड की वजह से बहुत सारे जो चिल्ड्रन हैं उन्होंने अपने जो केयर टेकर्स थे, जो केयर गिवर्स थे, जिनमें उनके कस्टोडियल ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं या उनके पेरेंट्स भी हैं, उनकी बहुत ज़्यादा की डेथ हुई है। मतलब ऐसे बच्चे अपने आप को अकेला फील करें। ये स्टडी हुई है, लैंसेट में ये स्टडी पब्लिश हुई है, जिसमें माना गया है कि हमारे इंडिया में 1.19 लाख चिल्ड्रन ने अपने प्राइमरी जो केयर गिवर्स हैं, जिनमें से एक या बोथ पेरेंट्स, वन और बोथ पेरेंट्स और वन और बोथ कस्टोडियल ग्रैंड पेरेंट्स, जिनकी कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई है। इसमें इंडिया 3rd नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर मैक्सिको जहां पर 1.4 लाख, ब्राज़ील 1.3 लाख, और इंडिया इसमें 3rd नंबर पे है। मतलब मैक्सिको और ब्राज़ील के बाद में इंडिया आता है जहां पर चिल्ड्रन के पेरेंट्स की डेथ हुई है। ग्लोबली अगर इस फिगर की हम बात करें तो 11.34 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है कोविड-19 की वजह से। और ये जो डाटा है वो सिर्फ मार्च 1, 2020 से अप्रैल 30, 2021 के बीच के हैं। ठीक है, इसमें यह भी कंपैरिजन किया गया है कि बहुत सारे जो चिल्ड्रन हैं जिन्होंने मदर और फादर में अगर कंपैरिजन किया जाए तो चिल्ड्रन के फादर की ज़्यादा डेथ हुई है कोविड की वजह से। नेक्स्ट न्यूज देखो, ये जो डाटा है ना वो आपको एक परेशान करने वाले डाटा हो सकते हैं, लेकिन इससे क्या पता चलेगा कि ये जो बच्चे हैं इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए अब गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। पहले भी हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्टिविज्म दिखाया और इस तरीके की प्रॉब्लम को कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए अब गवर्नमेंट वर्क करे, कुछ स्पेशल स्ट्रेटजी लेके आए। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अप्लाई किया कि हम ऐसे बच्चों को कम से कम 18 ईयर्स तक उनकी पूरी एजुकेशन का खर्च उठाएंगे और जब वो 21 ईयर्स के हो जाएंगे तो कुछ पैसा उनको बल्क में दिया जाएगा ताकि वो अपनी लाइफ को एस्टेब्लिश कर सके। उनको फ्री इंश्योरेंस बीमा कवर कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारी जो सिक्योरिटीज़ है वो उनको अवेल करवाई जाएंगी ताकि उनकी जो लाइफ में जो लॉस हुआ है उसको भरपाई करने की कोशिश की जा सके और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। नेक्स्ट न्यूज देखो, इलेक्शन बॉन्ड को लेकर के गवर्नमेंट से डाटा मांगे गए। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा डिले किया, लेकिन एक एक्टिविस्ट है कन्हैया कुमार, उन्होंने बोला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उन्होंने आरटीआई पिटीशन के तहत ये रिप्लाई मांगा था कि इलेक्शन बॉन्ड कितने किस जो पार्टी है उसको दिए गए, कितने किस पार्टी को बेचे गए। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो आरटीआई के तहत वहाँ से तो बहुत पहले डाटा मिल चुके हैं, तो गवर्नमेंट इतना लेट क्यों कर रही है अपने डाटा देने में कि इलेक्शन बॉन्ड के तहत उनको कितना चंदा मिला है। नेक्स्ट न्यूज देखो, अभी राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हेल्थ से रिलेटेड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला कि कोविड की जब सेकेंड वेव आई उसमें ऑक्सीजन की वजह से किसी की भी डेथ नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब इसमें एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट दिया ना ये काफ़ी डर उत्पन्न करने वाला स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव अभी देखो ज़्यादा दिन नहीं हुई है, सभी को याद होगा और बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिली में अपने डियर एंड नियर वंस को खोया भी होगा। तो गवर्नमेंट के जो इस तरीके के जो स्टेटमेंट है ना वो रिलाई करने से मना कर रहे हैं। जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो भी आपकी पॉपुलेशन है आपकी कंट्री की, वो रिलाई कैसे करेगी जब आप बाद में हर चीज़ के लिए मुकर जाओगे। फिर अगर ऑक्सीजन की कमी से प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी, ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी हो ही नहीं रही थी, तो आपने ये जो ट्रेन से आपने उड़ीसा से यहाँ से ऑक्सीजन की डिमांड क्यों करवाई जब ऑक्सीजन की कमी से तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो इसमें ये बोला गया है कि गवर्नमेंट को जो भी अपने स्टेटमेंट हैं वो बहुत सोच समझ करके देने चाहिए। उनका जो एक स्टेटमेंट है वो पब्लिक के लिए काफ़ी खतरा उत्पन्न करने वाला हो सकता है। जब गवर्नमेंट इस तरीके के स्टेटमेंट देगी तो वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट की उस पॉलिसी के ऊपर जो पॉपुलेशन है वो कैसे रिलाई करेगी, जबकि बार बार गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप एक्सपर्ट्स की सुनो, आप हेल्थ, आप वैक्सीनेशन के ऊपर रिलाई करो, आप गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई करो। तो गवर्नमेंट तो बाद में बोल देगी कि नहीं हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था, वैक्सीनेशन आप लगवाओ तो लगवाओ, नहीं तो नहीं लगवाओ।
तो इस तरीके की जो बातें होती है ना, वो बहुत सोच समझकर यूज़ की जानी चाहिए। आपका एक स्टेटमेंट की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। देखो, ऑक्सीजन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, ऑक्सीजन की कमी हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, बहुत सारे हमने वीडियोज़ भी देखे होंगे। इसके अलावा हर एरिया में अपोजिट जो पार्टी है उन्होंने इसका विरोध किया है। गुरुद्वारा लंगर अथॉरिटी ने बोला है कि गुरुद्वारा में अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई तो फिर ऑक्सीजन को लेकर के लोगों की लाइन क्यों लगी। और बहुत सारे जो गुरुद्वारा हैं उन्होंने सपोर्ट भी किया, हेल्प भी किया, किसकी, जो भी पेशेंट थे उनकी। तो इस तरीके से कोविड की वजह से जो डेथ हुई उनके बारे में एक तो रियल इवैल्यूएशन होना चाहिए कि किस पर्सन की किसकी वजह से डेथ हुई है। हर चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के ऊपर थोपना भी गलत बात है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखो, पेगासस जो स्पाईवेयर है उसके बारे में है। पेगासस के बारे में ये बोला जा रहा है कि पेगासस की जो लिस्ट में है उसमें ना सिर्फ इंडियंस बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो मेजर पर्सन्स हैं उन सब के कॉल रिकॉर्ड्स को सील किया गया है। उन सब के कॉल रिकॉर्ड्स, उनकी जो पर्सनल एक्टिविटी है उसके बारे में जानकारी हासिल की गई है। इसमें बोला गया है कि बहुत सारी गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड में उनके फ़ोन नंबर्स को टैप करने की कोशिश की गई है, जिसमें 7 फॉर्मर पीएम हैं। इसके अलावा जो लीक डाटाबेस हैं उसमें सामने आए हैं। बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं जिनमें उनकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो भी उनकी अथॉरिटीज़ के बारे में जो भी उनकी सोच है, उन सबको लीक करवाने की कोशिश की गई, मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। देखो, 1972 के तहत में इसी तरीके का एक इंसिडेंट हुआ था यूएस में भी जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो दोबारा से इलेक्शन जीतने के लिए इसी तरीके से उन्होंने लीक करवाई थी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। जो भी पार्टी से रिलेटेड जो भी मैनिपुलेट करने की पॉपुलेशन की बात, सेम इसी तरीके का इंसिडेंट हुआ था। तो ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को, जो भी उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक करने की कोशिश की जा रही है, छीनने की कोशिश की जा रही है, बहुत ज़्यादा गलत है। हमारे इंडिया में तो केएस पुट्टास्वामी जो केस है उसमें ये बोला गया कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है और सिर्फ आप कुछ पॉइंट्स के आधार पर ही प्राइवेसी में एंटर कर सकते हो। स्पेशली आप या तो रूल ऑफ लॉ के तहत आप प्राइवेसी में एंटर कर सकते हो, या फिर हमारे कंट्री की जो कंट्री की सिक्योरिटी की बात आए, कंट्री के इंटरेस्ट की बात आए, तब आप जा करके आप किसी की प्राइवेसी को हनन कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज, अब देखो, इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को बोला है ममता बनर्जी ने कि आप सुओ मोटो आधार पर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरीके से जुडिशरी ही एकमात्र ऐसा रास्ता बचा है जो डेमोक्रेसी को सेव कर सकता है। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसमें जो पेगासस लिस्ट इंडिया में आई है उसमें तो एक जुडिशरी जो सिटिंग जज है उसके ऊपर भी लगा है कि उनकी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक करने की कोशिश की गई है। तो देखो, इस तरीके से अगर वर्क होगा तो जुडिशरी जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया में, अगर उसको भी अपने अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा तो अच्छे से वर्क कभी नहीं हो पाएगा। तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी कमेटी होनी चाहिए जो इस प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखो, अरुणाचल प्रदेश ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें ये बोला था कि कोई भी अगर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है तो उसको क्या करना होगा, फुल्ली वैक्सीनेटेड वो पर्सन होना चाहिए। तो उसी को लेकर के एक PIL पिटीशन डायल की जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन। उसी को लेकर के जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो उसकी सुनवाई कर रहे थे। गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो ईटानगर बेंच है उसने इसकी सुनवाई की और उसने ये बोला कि देखो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि परमानेंटली इस नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पहली तो ये बात कि जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवा रखी है, ऐसा नहीं है जिन्होंने वैक्सीनेशन को लगवा रखा है उनमें कोविड के जो ट्रेसेज हैं वो पाए ही नहीं जा रहे हैं, दोबारा से वो कोविड पॉजिटिव हो ही नहीं रहे हैं। अब जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं तो क्या वो कोविड कोई ट्रेसेस को नहीं फैलाएंगे? तो ऐसा तो कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवा ली वो कोविड की वजह से बच गए हैं, उनको कोविड नहीं होगा। तो इसी को लेकर के ये पिटीशन डाली गई है कि ये जो लगाने की जो रेस्ट्रिक्शन लगाने की तैयारी की जा रही है उसको रोक लगाया जाए जुडिशरी के तहत। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखो, कल ईद थी और हमारे BSF और पाकिस्तान रेंजर्स जो हमारी बॉर्डर को सेफ करते हैं उन्होंने आपस में स्वीट्स को एक्सचेंज किया। तो इस तरीके के जो इंसिडेंट होते हैं ना वो एक तरीके से जो हमारी बॉर्डर ब्रदरहुड है
उसको ग्रो करते हैं। और जब बॉर्डर ब्रदरहुड ग्रो होगी तो दोनों कंट्री के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे होंगे। नेक्स्ट न्यूज, डीआरडीओ ने आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल का एक न्यू जनरेशन को लॉन्च किया है, लाइट वेट एंटी टैंक मिसाइल, जिसको डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया ने ड्रग से लड़ने के लिए अपने आप को, ड्रग का जो एक बहुत बड़ी परेशानी उभरने वाली है, इससे अपने आप को लड़ने के लिए 26 बाइलेटरल पैक्ट्स, 15 मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब MOU एंड 2 एग्रीमेंट्स ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद डिफरेंट कंट्रीज फॉर कॉम्बैटिंग इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ नार्कोटिक, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज besides chemical precursors according to a Ministry of Home Affairs reply in the लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कि आप ड्रग्स की जो परेशानी है उससे लड़ने के लिए आप क्या कर रहे हो। इसके अलावा जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोऑर्डिनेटेड है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है उसको आपस में शेयर करते हैं ताकि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग, उससे कॉम्बैट कर सके। ओके। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, फॉरेन पेज से न्यूज है। देखो फॉरेन पेज में अगर आप न्यूज़ देखोगे तो रशिया जो है, म्यांमार हमारा जो नेबर कंट्री है, उसमें आप देखोगे कि 1 फरवरी से वहाँ पर मिलिट्री का शासन चलता आ रहा है। डेमोक्रेसी को ओवररूल करके मिलिट्री ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली, क्योंकि मिलिट्री को लगा कि अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी, कंप्लीटली डेमोक्रेसी आती है तो मिलिट्री के हाथ में तो कुछ पावर ही नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए मिलिट्री ने जब सारी पावर अपने हाथ में ली तो वहाँ पर कोशिश की जा रही है। ठीक है। यूएन ने आसियान कंट्रीज को भी बोला है कि आसियान कंट्रीज मिल करके म्यांमार में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। रशिया वहां पर बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट को सप्लाई कर रहा है ताकि वहां पर दोबारा से पीस एस्टेब्लिश हो सके। देखो जो मिलिट्री, जब भी आपने देखा होगा कि अगर वायलेंस बेस्ड कोई भी मूवमेंट है तो उसका जो नतीजा है ना वो पीस और स्टेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकता। पीस और स्टेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकता। हमारे इंडिया में महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन है, उनको ऐसे ही फादर ऑफ नेशन नहीं बोला जाता। उनका जो मूवमेंट है वो आपको भी पता होगा कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड था। आप पूरे वर्ल्ड को व्यू कीजिए, जहां पर भी आपने देखा कि वायलेंस के थ्रू कोई भी मूवमेंट हुआ है वहां पर आज तक भी पीस एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। नेक्स्ट न्यूज, देखो चाइना में बहुत भयंकर रूप से बारिश हो रही है जिसकी वजह से वहाँ पर फ्लड आ रहा है, और फ्लड होने की वजह से वहाँ के जो डैम्स है ना वहाँ पर 24 आवर्स में 87% ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन वहाँ पर हो गया है जिनजियांग रीजन में, जिसकी वजह से वहाँ पर जो रिजर्वियर हैं, जो डैम्स हैं वहाँ पर वो भर गए हैं। भरने की वजह से फ्लडिंग हो रही है। फ्लडिंग होने से उस वाटर को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब देखो जो डैम है उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इंडिया में भी प्रॉब्लम है कि डैम में नीचे सिल्टेशन होने की वजह से, मतलब मिट्टी के जो कण हैं वो रेगुलर आकर के जमा होते रहते हैं, तो जो कैपेसिटी होती है जो डैम की वो कम हो जाती है। इसके बाद में जो डैम को अगर बनाए हुए काफ़ी लंबा समय हो जाता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी वीक होती है। तो रेगुलर जब भी मानसून सीजन आना होना चाहिए, हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसको देख सकते हैं कि जब भी मानसून सीजन हो उससे पहले इन डैम्स को अच्छे से इनके ऊपर वर्क करने की आवश्यकता है ताकि इनकी जो कैपेसिटी है उनको इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, तालिबान अफगानिस्तान में वहाँ पर ईद के समय में उन्होंने एक तरीके से अपना हॉलीडे डिक्लेयर किया है कि इस समय वो सिर्फ डिफेंस सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे, कहीं भी अटैक नहीं करेंगे, सिर्फ उसी समय फाइट करेंगे जब उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। देखो इस वाले स्टेटमेंट को वो परमानेंट भी लागू कर सकते हैं या फिर जो भी नेगोशिएशंस हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको बैठ करके सॉल्व किया जा सकता है। तो अफगानिस्तान को लेकर के पूरे वर्ल्ड में जो एक तरीके की फियर वाला भाव जो उत्पन्न हो रहा है वो कम हो, वहाँ के लोग भी जो हैं उनके भी जो राइट्स हैं वो सेव हो सकें, वो भी अपनी ड्यूटीज़ को कंप्लीट करें, अपने राइट्स को अवेल करें और एक अच्छा जो उनकी लाइफ है उसको निभा पाएँ। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर के है। यूएस और चाइना के बारे में बोला गया है कि दोनों ने कंप्लीटली, दोनों कंट्री जो हैं अगर वो मिल करके क्लाइमेट चेंज के ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो जो भी हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत
जो भी टारगेट फिक्स किए थे उनको हम अच्छे से अचीव नहीं कर पाएंगे, हमें और ज़्यादा टाइम लगेगा उन सबको अचीव करने में। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। एक मिनट, आप इकोनॉमिक पेज पे भी देखिए। इकोनॉमिक पेज पे ये बोला गया है कि जीएसटी जो है वो हमारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट को मेंटेन करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जीएसटी सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। जीएसटी आपको पता होगा 279 ए के तहत, आर्टिकल 279 ए के तहत जीएसटी को अप्लाई किया गया, मतलब वन नेशन वन टैक्स। इससे क्या होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म आपको पता है 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट, दोनों के पास पावर हो अपनी लॉ बनाने की, लॉ इम्प्लीमेंट करने की। दोनों अपनी पावर कहाँ को से गेन करें, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ने। और दोनों के पास में अगर कॉपरेशन हो तो वो होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए। हाँ देखो, बाइजू का नाम आपको पता होगा। बाइजू रविंद्रन इसके सीईओ हैं, इसके फाउंडर हैं, इसके हेड हैं। इन्होंने एपिक, यूएस बेस्ड एपिक एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बाइजू हैज अक्वायर्ड पालो एल्टो बेस्ड एपिक, ए डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर किड्स एज 12 एंड अडल्ट फॉर $1,500 मिलियन में उन्होंने इसको खरीद लिया है। मतलब 12 साल से बच्चों के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म है, उसको खरीदा है बाइजू ने, और अपने जो फीचर्स हैं उसमें इंसर्ट करेगा बाइजू अब। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।